गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 17 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। देखिए, लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार कोरोना से बचे जिलों जो ग्रीन जोन हैं के लिए सतर्कता बरतते हुए विशेष तैयारी कर रही है। यहाँ पर अभी तक कोरोना का कोई मरीज नहीं है। ऐसे में कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों को कहा है कि वे इन जिलों में जांच का दायरा बढ़ाएं। साथ ही कोविड-19 अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार रखें ताकि किसी आपात स्थिति में निपटा जा सके। भारत को 6.5 लाख एंटीबॉडी जांच किट मिलेगी। कोरोना मरीजों की जांच और रोकथाम के लिए भारत ने चीन से चिकित्सा किट ले रहा है। चीन ने 6.5 लाख किट एंटीबॉडी व आरएनए एक्सट्रैक्शन गुरुवार सुबह ग्वांगझू हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना किया है। उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बुधवार से प्रदेश में पूल टेस्टिंग की शुरुआत आगरा के बफर जोन से कर दी गई है। यह जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों के ठीक पहले वाले इलाके बफर जोन में हैं। मेडिकल टीम ने वहां से 50 सैंपल लिए थे। इन 50 सैंपल को 5-5 के लिए 35 महासैंपल का पूल बनाकर टेस्ट किया गया। सभी 30 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। लखनऊ में 25 और उत्तर प्रदेश में 78 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस पर डालते हैं एक अपडेट। तो भाई 12,762 मरीजों की अभी तक पुष्टि हुई है, जिसमें 420 लोगों की मृत्यु थी। वहीं 1515 लोग इससे अभी तक निजात पा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 826 लोगों के संक्रमण की खबर है। निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के अध्यक्ष मौलाना सादी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा मौलाना सादी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ईडी ने यह मामला दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया है। ईडी निजामुद्दीन मरकज को देश के अंदर और विदेश से होने वाली फंडिंग की जांच करेगी। इसके साथ ही यह भी जांच करेगी कि देश के अंदर कौन कौन संस्थाएं मरकज के साथ शामिल हैं। ईडी ने मौलाना साद के साथ निजामुद्दीन मरकज के प्रबंध से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कोरोना की दहशत निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना सादी की ससुराल तक पहुंच गई है। उनके ससुर मौलाना सलमान और उनकी पत्नी का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल जाँच को भेजा गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन अमेरिका में यह बीमारी विकराल रूप ले चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इसके संक्रमण से करीब 2500 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने की खबर है। 33,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस तरह से वह कोरोना से होने वाली मौतों में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दुनिया भर में गुरुवार तक 21,34,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1.43 लाख लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि यह अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस अनियंत्रित हुआ तो इसका भयावह असर अमेरिका और यूरोप पर भी पड़ेगा। यहाँ कोरोना महामारी का संकट 4 दौर में देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसके लिए अनिवार्य है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए। अफ्रीका महाद्वीप में अब तक कोरोना के 16,285 मामले आ चुके हैं। कोरोना वायरस से जंग को लेकर अमेरिका, चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच मतभेद सतह पर आ गए हैं, लेकिन भारत और WHO ने कोरोना के खिलाफ साझा रणनीति के तहत लड़ाई लड़ने का निर्णय किया है। पोलियो उन्मूलन के अभियान में भी ऐसा ही समन्वय और सहयोग दोनों देशों के साथ देखने को मिला था। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को N95 मास्क 5 दिन चलाना होगा। मास्क की भारी कमी के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है तथा इस बाबत राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इन दिशा निर्देशों को एम्स ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि यह प्रक्रिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल
एटलांटा से स्वीकृत है। N95 मास्क की पूरी दुनिया में कमी है। हाल ही में CDC ने इसके किफ़ायत और पुनः इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक मास्क को कितने दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सीमा उसने तय नहीं की है। पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उसने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में गोलाबारी तेज कर दी। इस दौरान अग्रिम चौकियों पर गोली बरसाई। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना पिछले 12 दिनों से मोर्टार और छोटे हथियारों से नियंत्रण रेखा से सटे असैन्य इलाकों को निशाना बना रही है। कोरोना के इलाज के लिए भारत ने अब तक 55 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। पहली सूची में 13 देशों को दवा दिए जाने पर अधिकार प्राप्ति समिति ने मुहर लगाई थी। दूसरी और तीसरी सूची में 42 देशों को मिलाकर कुल 55 देश दवा हासिल करने वालों की सूची में शामिल हो गए हैं। पहली सूची में शामिल देशों को दवा की खेप काफ़ी हद तक पहुंचा दी गई है। कोरोना संकट से निपटने को लागू लॉकडाउन के बीच एक दूसरे से जुड़ने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर चेताया। मंत्रालय की ओर से आम यूज़र और उद्योगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह ऐप सुरक्षित नहीं है, SMS के इस्तेमाल से बचें। सरकार ने कहा है कि लोग अगर जूम का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। इसमें लगातार पासवर्ड बदलते रहना और किसी भी कॉन्फ्रेंस कॉल से जुड़ने की अनुमति देने में सतर्कता बरतना शामिल है। कोरोना के कई मरीजों के दोबारा महामारी के जकड़ में आने की रिपोर्ट ने दुनिया की स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में ऐसे मामले लगातार पकड़ में आ रहे हैं। अमेरिका में 10 अप्रैल तक छुट्टी पा चुके 91 मरीजों में दोबारा संक्रमण हो चुका है। वहीं चीन के गुआंगडोंग प्रांत में 10 से 14% मरीज दोबारा संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की गुरुवार की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के उपायों पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की। मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ यह चर्चा ऐसे समय की है जबकि कोविड-19 महामारी से पैदा हालात ने छोटे उद्योगों से लेकर विमानन क्षेत्र तक को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए परिवहन सेवाओं और दूसरे कामकाज पर रोक से लाखों नौकरियां जाने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई बहुपक्षीय एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान काफ़ी कम कर दिया है। विश्व बैंक के ताज़ा अनुमान के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2020 में 1.5 से 2.8% के बीच रह सकती है। इसी प्रकार IMF ने भी GDP वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान जताया है। कोविड-19 महामारी के बीच गोवा 20 अप्रैल तक देश का पहला ग्रीन जोन वाला राज्य बन सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के ट्वीट को रीट्वीट कर इसका संकेत दिया है। राज्य में कोरोना के 7 मामले सामने आए, जिनमें से 6 मरीजों का इलाज हो चुका है। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कास्ट कटिंग के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े शहरों में टिकट काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, TTE कैडर का समायोजन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के खतरे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को खरीफ फसलों की बुआई के दौरान किसानों को काम करने के साथ साथ अपने को कोरोना विषाणु से संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए मास्क के लिए मानक तौर तरीके तय किए हैं। किसानों को इनका कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है। धान और खरीफ की अन्य फसलों की बुआई कुछ हिस्सों में शुरू हो चुकी है। खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी SOP के अनुसार धान और सब्जियों की रोपाई के काम में श्रमिक लग चुके हैं। इसलिए काम पर व्यक्तियों के बीच शारीरिक दूरी बनाकर रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने और मास्क पहनने जैसे दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि खाना खाने या आराम करने के लिए खेत से बाहर आते समय खेतीहर श्रमिकों को अपने हाथ, पैर और चेहरे को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की लापरवाही 72 परिवारों पर भारी पड़ गई है। इस शख्स के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी के बाद हौज खास और मालवीय नगर के 72 परिवारों और 17 डिलीवरी बॉय को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संकट से निपटने को लागू लॉकडाउन के बीच गरीबों और जरूरतमंदों के लिए घोषित आर्थिक मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। वित्त मंत्रालय के अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद दिए जाने की अफवाहों के बीच गुरुवार को यह स्पष्टीकरण किया गया है। कोरोना राहत कार्यों के तहत 31.77 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 28,256 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक स्थानांतरित भी कर दिए गए हैं। न्यूज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।